Good morning, students. Once again, I am before you with the fourth chapter, that is the alternative centers of power. Your topic is how ASEAN, Association of Southeast Asian Countries, came into existence. Students, for your kind information, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड और उसके पहले की स्थिति एशियन कंट्रीज़ की थी। एशिया के बहुत सारे देश किसी न किसी, जैसे चाहे वो ब्रिटिश के अधीन थे, अमेरिका के अधीन थे या जापानीज ऑक्यूपेशन में थे। तो इस तरह से अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश्ड हुआ, परेशानियाँ और बढ़ गई, क्योंकि एक तो सबसे पहले उनकी जो स्थिति थी, जितने भी देश अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज स्टेट्स, दे वर कंप्लीटली डैमेज्ड इकोनॉमिकली। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश्ड हुआ, उसके बाद वहाँ पे एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि संपूर्ण विश्व दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और ये दो पार्ट क्या था? एक तरफ अमेरिका, आई मीन द यूएसए, और दूसरी तरफ सोवियत रूस, यानी सोवियत यूनियन। अब ये सारे जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थे, इनके ऊपर दबाव था कि आइदर दे हैव टू ज्वाइन सोवियत यूनियन और यूएसए। तो इस प्रकार इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इनकी इकोनॉमिक डैमेज थी, इनमें संपूर्ण इन देशों में गरीबी की स्थिति बहुत विकट थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए थर्ड वर्ल्ड कम्युनिटी की, थर्ड वर्ल्ड यूनिटी की बात हुई। इस सिलसिले में कभी जो बैडन कॉन्फ्रेंस था और भारत के द्वारा जो नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट चलाया गया था, वो कहीं न कहीं इनफेक्टिव हो गए। उसका प्रभाव इन सारे देशों के ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस था, जो आशाएं थी, उसके अनुसार नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप साउथ ईस्ट एशिया के 5 नेशंस मिल करके इन्होंने एक अन्य ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की बात की और 1967 में 5 देशों ने मिल करके एशियान की स्थापना की। इसमें मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया और द फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे मिलकर के एशियान की स्थापना की। बाद में तो इनका मेन मोटिव था अपनी यूनिटी, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना और जो रीजनल कोऑपरेशन है उसको डेवलप करना। और इसको इन्होंने फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल यूनियन के रूप में बनाया, ताकि सभी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और आपस में एक शांति, आई मीन पीसफुल सिचुएशन, ट्रेड अर्थात इकोनॉमी और अपनी सारी चीज़ों को जैसे सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, पॉलिटिकल सिचुएशन को डेवलप किया जा सके। इस प्रकार आगे चल करके अन्य 5 देश भी एशियान कंट्रीज़ के जो साउथ ईस्ट एशिया में ही आते हैं, इसके मेंबर्स बने। तो इस तरह से जैसे लाओ, पीडियार, म्यांमार, जो पहले बर्मा हुआ करता था, इस तरह से 5 देश इसके मेंबर्स बने और इसकी संख्या लगभग 10 हुई। इस प्रकार से
इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन अब बात उठती है कि क्या ये यूरोपियन यूनियन की तरह डिजायरस थे ताकि अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर सके। बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि ये आपस की स्थिति को, सोवरेंटी को, डिफरेंसेस को ये सॉर्ट आउट करना चाहते थे विदाउट एनी यूज ऑफ मिलिट्री। ये उतने डिजायरस नहीं थे यूरोपियन यूनियन की तरह सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने की, अर्थात अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने की। जैसे यूरोपियन यूनियन ने वैसे बहुत सारे देशों को शामिल किया है जिसके जो पहले नहीं थे। इस तरह की स्थितियाँ ये लोग नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन की तरह इन्होंने एक एशियान यूनियन की बात की कि क्यों नहीं हम एशियान यूनियन की स्थापना करें, और इस तरह से इन्होंने 2003 में एशियान एक कम्युनिटी की, एशियान एक यूनियन की स्थापना की, जिसके माध्यम से इनके 3 क्षेत्रों पे विशेष फोकस किया गया। वो क्षेत्र थे, वो एरियाज था कि अपनी सिक्योरिटी कम्युनिटी होनी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने 3 पिलर्स पे विशेष ध्यान दिया, यानी एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। अर्थात इन्होंने, जब हम चर्चा करते हैं कि फर्स्ट इसका सिक्योरिटी से संबंधित जो कम्युनिटी की इन्होंने स्थापना की, उसमें मेन उनका उद्देश्य था कि जितने भी एशियाटिक हमारे जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बॉर्डर प्रॉब्लम्स हो, चाहे उनके इंटरनल डिफरेंसेस हो, उनकी सॉवरेंटी हो, इन सारी चीज़ों को वो किसी न किसी तरह से एक पीसफुल माध्यम से प्लानिंग के तहत सॉल्व करने की बात कही, और कोऑपरेशन की बात की कि हम किसी भी संदर्भ में एक कोऑपरेशन की भावना रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है, किसी की भी सॉवरेंटी को कोई चैलेंज नहीं करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उनमें कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन ऐसी दुनिया में कोई भी देश नहीं है या अन्य बहुत सारे देश हैं उनके बीच डिफरेंसेस ना हो, लेकिन ये काफ़ी आगे बढ़ते चला गया, और इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक सिद्धांत के अंतर्गत, जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर प्रिंसिपल्स है और इनके द्वारा जो रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज बनाए, उसके माध्यम से हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की और अपने आप को ताकतवर और शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक दृष्टिकोण से क्या किया, जिसकी चर्चा जो सेकंड पिलर के रूप में हम मानते हैं। इसका अर्थात, इसका मतलब है कि इन्होंने जो एशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, इसमें अगर हम बात करें तो अन्य देश जैसे अमेरिका है, आई मीन यूएसए, यूरोपियन यूनियन और जापान, इनसे काफ़ी छोटा इनका इकोनॉमी है, किंतु ये काफ़ी फास्ट रेट से ये ग्रो कर रहा है। अर्थात इट्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर इवन दैन द इकोनॉमी ऑफ द यूएसए, यूरोपियन यूनियन एंड जापान। हेंस इसमें इन्होंने क्या किया, इस इकोनॉमिक जो इनका जो पर्सपेक्टिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, इनका मेन उद्देश्य था कि हम एक कॉमन मार्केट बनाएंगे अपने देशों के अंतर्गत, एशिया आई मीन साउथ ईस्ट जो नेशंस हैं, इनमें कॉमन मार्केट होगा, और जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा वो हमारे इन देश में ही उसका प्रोडक्शन करेंगे और अपने नीड के अनुसार उसका प्रोडक्शन होगा और आपस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरह से इनका पहला ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि इस इकोनॉमी के माध्यम से अपने सोशियो और इकोनॉमिक और कल्चर को भी डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार से इस तरह की स्थितियां इनके ऊपर हुई और इन्होंने कुछ
इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि एक एरियाज फॉर फ्री ट्रेड इन्होंने घोषित किया। तो इस प्रकार से इस घोषणा के माध्यम से जब इन्होंने फ्री मार्केट की बात की तो अमेरिका और यहाँ तक चाइना, दे वर मच डिजायरस टू गो थ्रू द डायलॉग विद एशियान नेशंस फॉर देयर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स थ्रू फ्री ट्रेड बिकॉज इट वॉज अट्रैक्टिव, नो डाउट। तो इस तरह से इन्होंने अपने इकोनॉमी को डेवलप करने का प्रयास किया। इसके आगे बढ़ते हैं, इन्होंने भी कोशिश किया था कि अपनी जो एशियान देश है इसके जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, और भी अपने देशों के बियॉन्ड में इसको लेके जाएं और यानी अपनी कुछ इंटरेस्ट को, अपने डिज़ायर को इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया ताकि अन्य देश भी जो इंटरेस्टेड हैं वो इसमें ज्वाइन करें। लेकिन उनकी अलग से शर्तें थी जिसको इन्होंने एशियान जो समिट था, जो कॉन्फ्रेंस था, जो डिक्लेरेशन था, उसके अनुसार उन्होंने शो कर दिया था। ये एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन था, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन था, और ये कभी भी नहीं चाहते थे कि हम किसी भी बात पे जो भी हमारी, तो इस तरह से इन्होंने कुछ ऐसी तरह से साइंटिफिक मैकेनिज्म बनाया कि जो हमारे ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको पीसफुली हम सॉल्व करेंगे और सबका इसमें बेनिफिट्स होगा। कोई किसी के इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन में या पॉलिटिकल सिचुएशन में या इंटरनल अफेयर्स में उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, बल्कि वो हेल्प करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगा, चाहे वो ट्रेड से रिलेशन हो, चाहे उसका रिलेशन आपके इकोनॉमी से हो, चाहे उसका रिलेशन इस तरह से, चाहे उनका फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे उनकी अपनी सॉवरेंटी हो, सबको उन्होंने पीसफुल वे में सॉल्व करने का प्रयास किया। और आज के दृष्टिकोण में अगर सोचें तो हमारा जो एशियान है वो बहुत हद तक लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, बहुत सारे देशों को, और इसी सिलसिले में इस अट्रैक्शन के चलते ही कोल्ड वार के दौरान कभी भारत ने नहीं सोचा था, कभी ध्यान ही नहीं दिया था एशियान ऑर्गेनाइजेशन पे, किंतु 2010 में एशियान की तरफ भारत का भी झुकाव हुआ और उसने अपने प्रिंसिपल्स को अमेंड करते हुए उसने एशियान देशों के साथ अपना ट्रेड रिलेशन बढ़ाया। मुख्य रूप से इसने सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ, अपने 3 देशों के साथ इन्होंने अपना रिलेशन बढ़ाया ताकि आने वाले भविष्य में ये एशिया के बहुत सारे जो स्ट्रैटेजिक हैं, जो सिस्टम है, जो प्लानिंग है, उसका ये भी एक दूसरे को कोऑपरेट कर सके, हेल्प कर सके। तो इस तरह से हमारे भारत देश भी एशियाटिक और एशियान के देशों के साथ अपना ट्रेड रिलेशन बढ़ाया जो पहले कभी नहीं था। और ये बहुत ही एक गुड इन्फॉर्मेशन है, एक सुखद समाचार है कि आज भारत भी ऐसे देशों के साथ अपनी रिलेशन बढ़ा रहा है और अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा रहा है और उनके इकोनॉमी का भी ध्यान रख रहा है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कोई एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, अर्थात लिव एंड लेट लिव, अर्थात आप भी, आपका भी भला हो और हमारा भी भला हो। इस प्रकार से अलग अलग चाहे इकोनॉमिक सेंटर्स थे या फिर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। तो कोल्ड वार के बाद जब 1991 में फिनिश्ड हुआ, ख़त्म हुआ, तो बहुत सारे जो सेंटर्स बने उसमें एशियान भी, जो थर्ड वर्ल्ड के रूप में हम जानते हैं, एक यूनिटी के रूप में उभर कर आया और इस प्रकार बहुत हद तक अपने डिस्प्यूट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया इस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। आपको बताऊं कि ये अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए जो रीजनल इनके प्रॉब्लम्स,
इनको भी इन्होंने सॉल्व किया। इसमें चाहे वो ट्रिमॉक्स की हो या फिर कंबोडिया की हो, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने पीसफुल वे में इन्होंने सॉल्व किया है। ये शो करता है कि एशियान बहुत हद तक अपने थर्ड वर्ल्ड की यूनिटी को बरकरार रखने में आगे निकल गया है और आगे चलकर ये और भी पूरी दुनिया में अर्थात वर्ल्ड पीस के लिए ये काम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।